अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैटलैब के इंटरफेस के बारे में सीखा एंड देन हमने उसके बाद डिटेल से कमांड विंडो ऑपरेशन, उसके अंदर स्केलर्स, बिल्ट इन फंक्शंस एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम उसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स एग्जांपल है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। दैट इज़ के डिफाइन एक्स एंड वाई एज एक्स इज इक्वल टू 6.5 एंड वाई इज इक्वल टू 3.8 एंड देन फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू डिफाइन x एंड वी हैव टू डिफाइन y। x इज इक्वल टू 6.5। अब चूंकि हमने सीखा हुआ है कि एक ही लाइन में आप कैसे मल्टीपल कमांड्स लिख सकते हैं, तो मैं उसको उसी तरह लिखूंगा। और चूंकि हम वेरिएबल को डिफाइन करें तो वी डोंट नीड कि मैटलैब हमें बताए भाई x की वैल्यू 6.5 है, इसलिए हम सेमीकोलन अप्लाई करेंगे। y is equal to 3.8, अगेन ये डिफाइन हम कर रहे हैं, इसके बाद सेमीकोलन। और अगर आप इसको कंपैरिजन करें इस वेरिएबल डेफिनेशन को या वेरिएबल जो हम डिफाइन कर रहे हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, जैसे सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस में जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं साथ हम इसको बताना पड़ता है उसकी टाइप क्या, व्हाट इज इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, इसकी सिंगल है या डबल सा है, उसकी स्पेस है। आप जैसे ही x इज इक्वल 6.5 करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, मैटलैब बैकएंड पे खुद ब खुद ही उसके अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल को डिफाइन कर देगा। तो इंटीजर होगा तो इंटीजर लिख देगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा या डेसिमल होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली कर देगा। अगर लेंथ वाइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पेस भी एलोकेट कर देगा। तो मैटलैब में बड़ी आसानी है वेरिएबल को डिफाइन करने में और उसे यूज़ करने में। ओके जी, अब चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। द एक्सप्रेशन इज स्क्वायर रूट x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर, और देन इसमें ऐड किया जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर। तो हमें रूल्स पता है कि फर्स्ट हम पहले एक फ्रैक्शन को देखते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन है SQRT ब्रैकेट x प्लस वाई फाइन होल डिवाइड बाय, अब चूंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो हम ब्रैकेट लगाइए x माइनस वाई और दोनों के ऊपर ही पावर है तो x माइनस वाई पावर 2। और आप उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन। अब चूंकि ये एक हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है कंप्लीट, तो इट इज़ बेस्ट कि आप इसे एक ब्रैकेट लगा लें फॉर द बिगनर लेवल, ताकि एक टर्म अलहदा हो जाए। एंड देन यू हैव टू पुट एडिशन और बाकी आप काम फिर इस तरह इजीली करें। 2 स्टैटिक x स्क्वायर फाइन माइनस x मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस तरह ईजी हो जाएगा। x माइनस वाई होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के गिर्द भी ब्रैकेट लगाई जा सकती है, तो यहाँ पर x माइनस वाई के गिर्द ब्रैकेट लगी है। फाइन, हमें पता है पावर का प्रेसिडेंस लेवल बिल्ट इन फंक्शंस के बाद और ब्रैकेट्स के बाद सबसे पहले होता है, इसलिए इस डिवीजन के बाद इस डिवीजन से पहले ही ये पावर एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं नहीं भाई रूल के मुताबिक चलना है कि डिनोमिनेटर के गिर्द भी फुल ब्रैकेट होनी चाहिए, तो आप मज़ीद एहतियात कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। और चूँकि इसका हमें आंसर चाहिए, इसके बाद में हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को भी किसी वेरिएबल के साथ असाइन कर सकते हैं। बहरहाल लेट्स से हम उसे वेरिएबल कह लेते हैं z। तो whenever we press enter the z value will be -8.9198। और अगर आप राइट साइड पर देखें वर्क स्पेस के अंदर, तो तीनों वेरिएबल्स को उसने डिफाइन कर लिया। तो चलें एक स्टेप फर्दर हम मूव करते हैं और थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ज़्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। तो द सेकंड क्वेश्चन इज c is equal to 4.6, d is equal to 1.7, a is equal to cd square and b is equal to c plus a over c minus d। तो यहाँ पर क्या दो वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं और बाकी दो वेरिएबल्स के डेफिनेशन के लिए प्रीवियस वेरिएबल्स को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब है पहले c और d को हम डिफाइन करेंगे तो हम आगे a और b को डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज c इज इक्वल टू 4.6, मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मैं खुद लिख रहा हूँ। फाइंड d इज इक्वल टू 1.7
एंड द नेक्स्ट थिंग इज a इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक वेरिएबल डिफाइन ना हो उससे आगे आप उसे यूज़ करके न्यू वेरिएबल नहीं बना सकते। मैं कभी भी पहले इस तरह नहीं कर सकता कि a की वैल्यू को पहले लिख दो और बाद में c और d को डिफाइन करो, तो इस तरह मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई अनडिफाइंड फंक्शन ही नहीं है, c और d तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, चूँकि मैटलैब लेफ्ट टू राइट चलता है। तो अगर पहली एग्जीक्यूशन में ही मसला आ गया तो अगली लाइंस को तो उसने चेक ही नहीं करना, इसलिए पहले वेरिएबल डिफाइन करें और फिर आगे से फर्दर जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं या कोई न्यू वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करना है वो आप करें। तो ये हम चलते हैं दोबारा, चूँकि बार ये गलती हो जाती है इसलिए मैंने आपको लोगों बता दी है। और चूँकि अब ये वेरिएबल इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम इधर कॉमा लगा देंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज b इज इक्वल टू c प्लस ए, चूँकि न्यूमिनेटर है और इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, ब्रैकेट लगा दें। फ्रैक्शन का जो हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगेन डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स आ रही हैं, c माइनस टी, इसका भी आंसर चाहिए तो वी पुट कॉमा। फाइंड आउट क्या करना है, चलें अब एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन इज एक्सपोनेंट या e की पावर d माइनस बी प्लस क्यूब रूट c प्लस ए माइनस सी ए होल पावर d, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम वेरिएबल्स ही यूज़ हो रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल के लिए वी नो exp इज अ कमांड और उसके अंदर आप इनपुट लिख दें, दैट इज d माइनस बी फाइन प्लस क्यूब रूट है तो nth रूट हमें पता वो लिखेंगे, एक्सप्रेशन c प्लस a कॉमा कितना आपने रूट लेना है, n की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस c मल्टीप्लाई बाय, आमतौर पर ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन की गलती भी हो जाती है कि हम लोग चूँकि मैथमेटिशियंस हैं हमें पता है c इज a c मल्टीप्लाई बाय a एंड देन ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 लिखनी है तो वो तो पावर 2 लिख ली। लेकिन बाज़ का जल्दी में ये चीज़ गलती होती है, मैटलैब में या मशीन्स जो हैं उन्हें नहीं पता अगर सी ए इज़ अ वेरिएबल और सी ए इज़ अ सी मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए दिस शुड बी रिटन। या बाज़ का हम जब 2a लिखते हैं तो उसमें भी चूँकि हम तो फेमिलियराइज होते हैं तो जल्दी में ये भी गलती हो जाती है। तो हमेशा याद रखें जो सिंपल अरिथमेटिक्स हैं या जो कोफिशिएंट्स वगैरह होते हैं, बेशक हमें पता है कि साथ मल्टीप्लिकेशन होती है लेकिन मैटलैब या मशीन को नहीं पता, तो यू हैव टू पुट स्टैटिक, एल्स वो हमेशा आपका एरर आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत आपको बताता जा रहा हूँ। नाउ ओके, सी ए पावर डी है तो वो हमने डी लिख दिया, इसका भी हमें आंसर चाहिए इसलिए हम इसके पास सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, प्रेस एंटर। तो एक की वैल्यू 13.2940, बी की वैल्यू 6.1703 एंड जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का आंसर इट इज -1.0861 ई पॉजिटिव 3, यानी कि 10 की पावर 3। ओके फाइन, अब एक थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देख लेते हैं, किस तरह वेरिएबल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इजीली प्रूव कर सकते हैं। वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्कशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था। चलें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस दफ़ा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इट इज sin x प्लस cos x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin x cos x और x की वैल्यू है 20 डिग्री। तो इस दफ़ा हमने डिग्री के ऊपर चेक करना। फाइन, कर लेंगे भाई। चेक करने का रूल क्या है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करें एंड देन राइट हैंड साइड को, दोनों इक्वल हैं। अब दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इस चीज़ को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। अगर तो आंसर 0 आ गया इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, वरना नहीं। तो वी राइट LHS फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दैट इज sin x। अब चूंकि यहाँ पर x यूज हो रहा है तो यू हैव टू डिफाइन x, तो पहले x को डिफाइन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, चूंकि मैं खुद लिख रहा हूँ, आगे लेफ्ट हैंड साइड आ गया है साइन, और चूंकि ये डिग्री है तो यू हैव टू पुट d sin dx प्लस cos dx एंड दैट्स इट, और होल का स्क्वायर। अब चूंकि जब मेरे पास 0 आंसर आ जाए दैट मीन फाइन, तो इसलिए इसकी वैल्यू का आंसर भी हमें नहीं चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी डिस्प्ले हो तो यू कैन पुट कॉमा, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय साइन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस डी एक्स, दैट्स इट। एंड आगे हमें चलना है कि वेरिफिकेशन करनी है, तो आप इधर लिख लें वेरिफिकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, एंड वेरिफिकेशन इज 0। दैट मीन अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और ये जो रूल है ये ठीक है। अब आप इसी x की वैल्यू को दूसरी किसी आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। या अगर मैं इसका किसी x की वैल्यू को ही चेंज करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट क्या करूँगा, x के इधर जाऊँगा, आई विल राइट से 30। अच्छा ओके फाइन, नहीं जी भाई और करें, कुछ और वैल्यू चेक कर लेते हैं, लेट्स से 50, और साथ हम कहते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड उसकी वैल्यूज़ भी शो हों। ये ना हो कि हमने वेरिफिकेशन को 0 लिखा हुआ है, कुछ लोगों के दिलों में ये भी ख्याल आ सकता है, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो होपफुली ये जो बेसिक एग्जांपल्स हैं इससे आपको उन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। कैसे वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमने फॉर्मुलेशन बनानी है, एंड देन उस फॉर्मुलेशन को बजाय कि हम उसे मैनुअली करें या बाय हैंड करें और यूजिंग सम ओल्ड कैलकुलेटर्स, उसकी बजाय हम इधर मैटलैब में पुट करते हैं, देखते हैं किस तरह ईजिली हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके जी, चलते हैं अब एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज अ डायमेंशंस शोन इन फिगर। तो ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर कुछ डायमेंशंस लिखी हुई हैं कि बॉक्स की जो से दिस इज द लेंथ, तो लेंथ इज 43, width is 23 and the height is 16। ओके तो आप हाइट को वैल्यू दे सकते हैं h, लेंथ को हम वेरिएबल दे सकते हैं लेंथ l, एंड विड्थ को लिए हम असाइन कर सकते हैं w, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच थिंग। करना क्या, there are two parts. The first is determine the angle BAC to the nearest degree, यानी कि हमें जस्ट उसे राउंड ऑफ करना है। तो BAC यानी कि दिस वन एंगल आपने फाइंड आउट करना। अब मैथमेटिक्स में हमें पता है ये जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो A के साथ एंगल होता है इट इज़ कॉल्ड अल्फा, एंड जो B के साथ एंगल होता है इट इज़ कॉल्ड बीटा, और जो C के साथ होता है इट इज़ कॉल्ड गैमा। तो ये ऑब्वियस है कि इसको साथ बताने की ज़रूरत नहीं थी से बुक में। तो इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू फाइंड अल्फा, फाइन ओके जी कर लेंगे। द नेक्स्ट बी क्या है, ताकि कि तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लें। डिटरमिन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल का एरिया जो डैश लाइन के साथ हमें शो की गई है ए बी सी, टू द नियरेस्ट 10th ऑफ ए सेंटीमीटर। अब दो चीज़ें इसके अंदर आ गई। सबसे पहले आपने एरिया फाइंड आउट करना है, वो हो सकता है डेसिमल्स में हो, इंटीजर में हो, और उसके बाद उसने आपने उसे राउंड ऑफ करना है टू द 10th ऑफ ए प्लेस, यानी कि आपने उसे यूनिट प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं करना जैसे हम अमूमन कमांड लगाते हैं, हमने उसे 10th प्लेस पे करना है। तो ये हम इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो इसमें मैं आपको इसकी स्किल जो ट्रिक है ये आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसके ज़रिए हम 10th ऑफ ए सेंटीमीटर क्या हम 100 प्लेस, 1000 प्लेस, या 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक भी एंड फर्दर इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। साथ में आपकी हेल्प के लिए लॉ ऑफ कोसाइंस बताए हैं कि भाई यहाँ पर आपने लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करना है, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और साथ आपको हीरोज फार्मूला होता है, और हमें पता है हीरोज फार्मूला जो है ट्रायंगल के एरिया के लिए फाइंड आउट होता है अगर आप उससे साइड्स के लिहाज से कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइंस इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा, यानी कि जो एंगल होगा उसकी साइड लेफ्ट साइड पे आएगी और बाकी फार्मूला सेम। ओके तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड अल्फा। तो अल्फा के लिहाज से भी फार्मूला बनेगा, तो वो फार्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा आ रहा है तो दैट विल बी
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फा। और अगर हमने अल्फा को ही फाइंड आउट करना है तो हम इसको आगे फिर सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा cos इनवर्स इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो इससे हमारे पास एंगल निकल आएगा और उसके बाद हमने जस्ट उसे थोड़ा सा राउंड ऑफ करना है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। लेकिन पार्ट ए में जो बी है, जो सी है, जो साइड्स हैं, वो कैसे फाइंड आउट होगी? क्योंकि यहाँ पर तो हमें जो डाटा गिवन है वो ट्रायंगल का नहीं रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल की विड्थ, लेंथ और हाइट दी गई है। तो दैट मीन सबसे पहले हमने ट्रायंगल की साइड्स भी फाइंड आउट करनी है, ए बी सी। जो वर्टेक्स ए के सामने साइड होती है इट इज़ कॉल्ड स्मॉल ए। इस तरह बी के अपोजिट जो होगी साइड बी और कैपिटल सी के अपोजिट साइड होगी सी। सबसे पहले हमने ये स्मॉल ए बी सी फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद आप जो लॉ ऑफ कोसाइंस है वो अप्लाई करके अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया के लिए जो पी पार्ट है उसके लिए तो हम हीरो फार्मूला लगाएंगे एंड वी कैन फाइंड इट इजीली। और उसके लिए भी सबसे पहले हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर का फार्मूला उसने हमें ये गिवन है, तो बी पार्ट की है। जो बेसिक साइड्स हैं वो हमने फाइंड आउट करना। अब वो कैसे फाइंड आउट होगी? तो वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि अगर आप ये एक पहले बेस को ही सिर्फ देख ले, इस सेक्शन को, तो बी सी एंड लेट्स से वी से इसको कोई नाम दे लें। जो ये वाला एज है इसे हम नाम दे लेते हैं, लेट दिस एज इज डी। तो बी सी डी, तो इसके अंदर हमारे पास विड्थ आ रही है, इसके अंदर हमारा लेंथ आ रही है, तो डैश लाइन ए भी आ रही है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। चूँकि रेक्टेंगल है तो ये वाला एरिया तो 90 होगा। तो इट्स सिंपल लाइक दिस। तो दिस इज सी, दिस इज बी, डी एंड बी। तो वी हैव टू फाइंड दिस वन। ये साइड हमारे पास गिवन है 23, ये साइड गिवन है हमारे पास 43। तो इसके बाद सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। और एज ए मैथमेटिशियन आपको पाइथागोरस थ्योरम बड़ा इजीली पता होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। इसके बाद फार्मूला लगा लें। तब हम चलते हैं मैटलैब की तरफ, जिसमें हम ये सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो हम कमांड विंडो की तरफ आ गए। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने जो डाटा गिवन है वो एंटर करना है, जिसकी बेस पे हमने न्यू वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज द BW इज बॉक्स विड्थ। आप इससे पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको जब हम बार बार आगे एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखें। और अगर आपने डिफाइन ही करना, चले यहाँ पर एक नई चीज़ बता देते हैं कि अगर आपने वेरिएबल्स का बताना है कि भाई ये वेरिएबल जो है इसकी एब्रीविएशन ये बन रही है, तो ये आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं बाय मेकिंग कमेंट। अब ये जो मैंने परसेंटेज लगाया ये कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा BW इज इक्वल टू बॉक्स विड्थ, कॉमा BL इज इक्वल टू बॉक्स लेंथ एंड BH इज इक्वल टू बॉक्स हाइट। तो जब भी आप कोडिंग करें तो बेस्ट के सबसे पहले वेरिएबल्स पता होने चाहिए कि क्या वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। आगे जो है अब इसी तरह यू हैव टू फाइंड द A। तो इसे हम लिख सकते हैं कि A किसके बराबर है, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स कैपिटल A। ठीक है, ये साइड ऑफ ए ट्राइंगल कर लें, इट इज गुड। और मजे की बात है व्हेन आई प्रेस एंटर नथिंग हैपन। तो कमेंट्स का यही फायदा होता है कि ये मैटलैब इनको एग्जीक्यूट नहीं करता, ये जस्ट हमारे ह्यूमंस के लिए होता है, आसानी के लिए कि भाई आप कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह आप बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, ताकि जब आप दोबारा इस प्रोग्राम को देखें, अभी जब हम रीचेक करेंगे तो या किसी को भी चेक कराएंगे प्रोग्राम, तो उसको पता चल जाए भाई कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपने कमेंट्स लिखना सीखे। फाइन, आप इसको मज़ीद भी आगे कर सकते हैं, B
और ए बी सी ये सारी चीज़ें क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है। देन अल्फ़ा हम लिख लेते हैं और परसेंटेज लगाना ज़रूरी है। तो अल्फ़ा विच इज़ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ वर्टेक्स ए। तो यू कैन राइट द डिटेल्स। अब हम चलते हैं सबसे पहले बॉक्स विड्थ के बारे में। तो बॉक्स विड्थ हमें गिवन है, इट इज़ 23। ओके, क्योंकि मैं खुद डिफाइन कर लूँ इसलिए मुझे नीचे आउटपुट की ज़रूरत नहीं है इसकी। बॉक्स लेंथ इज इक्वल टू 43, ओके फाइन, एंड बॉक्स हाइट इज इक्वल टू 16। ओके, ये चीज़ें मैंने डिफाइन कर ली। नेक्स्ट सीन इज के आई हैव टू फाइंड द साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट वाज फॉर साइड ए, तो वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो सिंपल फार्मूला इज ए इज इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है तो इसलिए हम ए लिख रहे हैं, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी एल, तो इसका स्क्वायर लिख लें, प्लस बेस का स्क्वायर दैट वाज द विड्थ, तो बी डब्ल्यू स्क्वायर। और नाउ आई वांट इट्स आंसर, तो ये अच्छी बात है, इसको आप शो कर लें। सिमिलरली दिस इज बी, तो आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बी की इस ट्राइंगल से। लेट्स से दिस वन इज ई, तो यहाँ पर हमारे पास है दिस वन इज बेस, बेस जो है हमारे पास अगेन 23, एंड दिस वन इज हाइट, तो वही फार्मूला हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इधर। तो b इज इक्वल टू वही फार्मूला, स्क्वायर रूट आएगा, चूँकि हमने स्क्वायर तो नहीं, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट बॉक्स हाइट का स्क्वायर प्लस बॉट विड्थ का स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज c। ओके फाइन, मुझे तो जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पैटर्न समझ आ गई है। दैट विल बी बॉक्स हाइट का स्क्वायर एंड प्लस बॉक्स लेंथ का स्क्वायर। ओके जी, आई हैव फाइंड ए बी एंड सी। आप इसको पहले बेशक एंटर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे कमांड्स लिखने के लिए है नहीं। तो दिस इज ए बी सी, आपके पास फाइंड आउट हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो एक ही लाइन में कमांड्स लिखनी है ताकि हमें कोडिंग सारी पता चल जाए, इस तरह तो ये कुछ कमांड्स पहले लिखी गई हैं, कुछ कमांड्स बाद में, तो इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो मैटलैब आपको कहता है कि भाई अगर आपने एक ही लाइन पे ज़्यादा कमांड्स लिखनी है, पुट 3 डॉट्स, ठीक है, पुट एलिप्सिस, एलिप्सिस भी वर्ड यूज होता है, एंड प्रेस एंटर। अब मैटलैब जैसे होल्ड पे रखेगा, वो इन कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा अनटिल के आप आगे वाली कमांड्स भी ना लिख लें। तो नेक्स्ट हमने ए बी सी फाइंड आउट कर लिया, वी हैव टू फाइंड द अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है, तो वी कैन राइट अल्फा ए एल पी एच ए, क्योंकि इसके अंदर हम वो ग्रीक सिंबल्स तो पुट कर नहीं सकते, तो वी हैव टू राइट इन इंग्लिश। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो यू हैव टू राइट ए कॉस and bracket b square plus c square minus a square, ठीक है, that is the numerator, क्योंकि इसके अंदर रेशियो आ रही है, तो न्यूमिनेटर को अलग डिफाइन कर लें, एंड देन डिवाइडेड बाय, उसके अंदर भी 3 टर्म्स आ रही हैं, ब्रैकेट लगा लें, इट इज़ गुड 2 स्टैरिक a स्टैरिक b एंड क्लोज। तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये बता रही है कि कॉस की जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो गई है। एक सवाल ये भी कोई कह सकता है कि सर मल्टीप्लिकेशंस हैं इनका तो प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है, लेकिन बात यह है कि जब मल्टीप्लिकेशन है अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो चूंकि वो लेवल सेम है तो पहले लेफ्ट साइड पे डिवीजन ऑपरेट होगा एंड देन मल्टीप्लाई। और यहाँ पर साथ एक और बात भी है कि हम एक रूल के तहत चल रहे हैं कि हर दफ़ा ज़रूरी तो नहीं कि नीचे जो डिनोमिनेटर उसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो। व्हाट इफ के डिनोमिनेटर्स में हमारे पास
एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो। तो ये हम एक आदत बना रहे हैं ताकि जैसे भी सिचुएशन आए उसमें हमारी गलती ना हो। तो वी हैव फाइंड अल्फ़ा, ये हमने अल्फ़ा निकाल लिया कॉस इनवर्स से। अब हमने इसको करना है राउंड ऑफ, क्योंकि उसने कहा कि आपसे राउंड ऑफ करें या फाइंड द आंसर टू द नियरेस्ट डिग्री। तो जब भी ऐसा वर्ड लिया नियरेस्ट डिग्री का, दैट मीन हमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो आप इधर लिख सकते हैं कि अब इसको थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। नियरेस्ट डिग्री, तो मैंने से बजाय स्पेस तो हम वेरिएबल में लगा नहीं सकते, तो इसलिए इट इज़ द बेस्ट कि जब भी आपको स्पेस चाहिए आप उसे अंडरस्कोर लगा लें। तो नियरेस्ट अंडरस्कोर डिग्री एंड द वैल्यू इज अल्फ़ा। तो शुरू में बेशक अल्फ़ा लिखना है, अल्फ़ा अंडरस्कोर नियरेस्ट डिग्री दैट इज इक्वल टू राउंड ऑफ कमांड एंड अल्फ़ा वैल्यू। और अल्फ़ा के स्पेलिंग पता नहीं कि मुझसे गलत हो रहा। एंड पुट एंटर। तो उसने कहा जी भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, इनवैलिड एक्सप्रेशन, इनवैलिड एक्सप्रेशन क्यों हो गया है? ओके, आई डोंट हैव पुट कॉमा, क्योंकि पिछली जो कमांड है उसके आगे कॉमा नहीं लगाया। अब आपके पास आंसर है। चलें थोड़ा सा एरर को हम मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। तो एरर लिखा हुआ है कि इनवैलिड एक्सप्रेशन, मतलब कोई ना कोई आपके एक्सप्रेशन में मिस्टेक हुई है। एंड चेक फॉर द मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो उसने पहले भी बता दिया कि व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स, कि आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं है, मिसिंग और अनबैलेंस्ड डेलिमिटर, यानी कि जो आपने ब्रैकेट्स वगैरह लगाई हैं ये अनबैलेंस्ड है, और अदर सिंटैक्स एरर, यानी कि 3 पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। तो टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिसेस यूज ब्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस। ये नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप एरेज एंड मैट्रिसेस बनाएंगे तो उसने कहा आप स्मॉल ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। तो हमारे यहाँ जो गलती ये हुई थी कि जब हम उसे एक लेंथ ऑफ ए कमांड को हम 2 लाइंस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने सी के बाद कॉमा नहीं लगाया था। तो ये ऐसा ही होगा जैसे एक ही मैंने कमांड लिखी है और उसके बाद मैं इधर कॉमा ना लगाऊँ और साथ आगे बी लिख दूँ। तो मैटलैब तो उसे एक ही कमांड समझेगा, वो समझेगा कि ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन ही लगी बी के साथ, और फिर वो ये भी कहेगा कि 2 आपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स लगाए हैं, लगना तो एक चाहिए था। तो ये एरर्स आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप एलिप्सिस का इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि हम जो भी इससे पहले कमांड लिखी हुई है उसके बाद कॉमा या सेमीकोलन, डिपेंड्स अपॉन योर नीड, किसका आपको आंसर चाहिए या नहीं, वो ज़रूर लगाएं। या फिर अगर यहाँ पर भूल के जैसे हमारा एरर आ गया है तो आप उसे नेक्स्ट कमांड से पहले भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, which is okay, determine the area of a triangle ABC। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैरामीटर चाहिए, तो we write P is equal to पैरामीटर। बेशक आपसे कमेंट लिख दें पहले कि P is equal to पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, ताकि आप उसे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका पैरामीटर ना समझें। तो P वैल्यू इज A प्लस B प्लस C होल डिवाइड बाय 2। ओके, इसका आंसर भी चाहिए तो हम वो भी लिख लेते हैं। और फिर उसने कहा फाइंड द एरिया, और एरिया का फॉर्मूला हमें गिवन है तो A इज इक्वल टू, ये चले से एरिया ही लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। और अच्छी आदत ये है कि बजाय कि आप उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएं, इसकी एंडिंग ब्रैकेट भी पहले लगा दें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बाद में बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, और इसके अंदर आप नेक्स्ट जो भी इनपुट है वो लिख लें, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय, अब P माइनस A है तो वी हैव टू राइट बोथ ब्रैकेट्स और उसके अंदर P माइनस A लिख लें। इस तरह कभी भी आपकी जो ब्रैकेट्स की है वो गलती नहीं होगी। बहरहाल ये बोथ स्टाइल जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपकी आदत बन जाए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। P माइनस C एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, हमने एरिया को राउंड ऑफ करना है अप टू द 10th ऑफ द सेंटीमीटर या 10th प्लेस। तो इसका सिंपल सा जो फार्मूला है दैट इज
बल्कि हम इसे लिख सकते हैं पहले राउंडेड टू 10th प्लेस, ठीक है। चलो मैंने इसे ज़रा बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लिख दिया। अब देखें से हमारे इश्यूज़ क्या आते हैं, और हमें लगता है नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा, तो वी कैन यूज़ एलिप्सिस। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी या कट, एंड अब सही रहेगा। तो हमें पता है कि हम राउंड ऑफ करने के लिए तो राउंड की कमांड यूज़ करते हैं। वी हैव टू राइट राउंड, और वट एवर द वैल्यू इज, वैल्यू है हमारे पास एरिया, और यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली कि एरिया का एक कैपिटल लिख दिया। तो एज यू नो कि मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है वो केस सेंसिटिव है, तो मुझे कैपिटल ए ही लिखना पड़ेगा। बहरहाल आप लोगों ने हमेशा जो है स्मॉल ए के साथ हर चीज़ लिखनी है। पता नहीं कैसे ये शिफ्ट तो गया, एनीहाउ अब लिखा गया तो लिखा गया एरिया। अब जब मैं इस तरह वाली कमांड लिखता हूँ तो ये सिंपल क्या करेगा, उसको नियरेस्ट इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन अगर मुझे 10th प्लेस तक चाहिए तो इट इज़ बेस्ट कि पहले आप इसे डिवाइड करें, ठीक है, और फिर उसे राउंड ऑफ करें, एंड देन उसके बाद से मल्टीप्लाई कर दें। इट इज़ सो सिंपल। अब इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है या साइंस क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। सबसे पहले हम आंसर फाइंड आउट कर लें। तो व्हेन वी प्रेस एंटर, दीज आर द रिजल्ट्स, पैरामीटर, एरिया, और आप देखें ये हमने इसे 10th ऑफ ए सेंटीमीटर पर राउंड ऑफ कर लिया। तो असली सीन क्या हुआ है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसलिए यहाँ पर सीन क्या हुआ है कि सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट लगाते जो भी राउंड ऑफ कमांड है, तो उसने क्या करना था 629.85, तो यहाँ पर चूँकि 0.8 है, द नियरेस्ट इंटीजर 630, ये तो आंसर ठीक आ गया। लेकिन व्हाट इफ वी हैव 621.85, तो चलें ये तो एग्जांपल ही ऐसी है जिसमें दोनों लिहाज से आंसर सेम आ रहा है, तो इसे देख लेते हैं। अब जो हमारे पास, वैसे अगर हम सिंपल राउंड कमांड लगाते तो हमारे पास आंसर आना था 622, तो इट इज़ नॉट अ नियरेस्ट 10th प्लेस एस्टिमेशन। उसके लिए हमने इधर राउंड ऑफ करना इस प्लेस पे। तो सबसे पहले हमने ऐसा कोई सीन करना है कि जो हमारा डेसिमल प्लेस है वो इधर की बजाय इधर शिफ्ट हो जाए। तो फिर हम वही राउंड की कमांड यूज़ करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इसी प्लेस को राउंड ऑफ करेगा एंड वी मूव ऑन। तो बेस्ट वे क्या है कि आप इसे, जब आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है तो आपने डिवाइड करना होता है, और अगर आपने राइट साइड में मूव करना, यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे डिवाइड 10 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 62.185। और जब हम इसे अब राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला जो, क्योंकि राउंड ऑफ तो हमेशा डेसिमल से पहले वाले नंबर को ही करता है नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, इसका आंसर आ जाएगा 62। अब हमारा ओरिजिनल नंबर तो जो है 629 यानी कि 1000 3 डिजिट नंबर है, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है। तो एक हमने 10 से डिवाइड किया जब, तो आगे फिर हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब ये आपकी 10th प्लेस पे राउंडिंग ऑफ हुई है। और इस तरह अगर आप 100 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ चाहते हैं कि भाई नहीं, हमने तो राउंडिंग ऑफ करनी है इस प्लेस पे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो डेसिमल है ये इधर आ जाएगा और मैटलैब जो है इसे राउंड ऑफ करेगा, एंड द वैल्यू विल बी 6.2 है, तो नियरेस्ट इंटीजर 6 ही रहेगा। तो आपके पास आंसर आएगा 6, और फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 600। तो सर ये राउंडिंग ऑफ चलता है। और इस तरह अगर आपसे सेकंड वे यानी कि डिग्री के राइट साइड पे अगर आपसे कहा जाए कि जी चले मैं एक एग्जांपल हम न्यू कर लेते हैं बजाय के इसी के ऊपर करें कि भाई दिस इज 7.8 3 5 एंड 9, और आपसे कहा जाए कि भाई फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करें यानी कि इधर तक, दिस वन। तो
मैटलैब तो डेसिमल के बाद कर ही नहीं सकता है राउंड ऑफ, तो दैट मीन हमने इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है। अब ये जो शिफ्टिंग है ये कैसे हो सकती है, लेट्स से दिस वैल्यू इज ए, बजाएगा पूरी की वैल्यू देखें, हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल राइट ए मल्टीप्लाई बाय 10, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेसिमल है जो 7.8 है, इट विल बी 78.359 हो जाएगा। अब आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर ये 8 वाली प्लेस पर ही राउंड ऑफ करेगा। आपने इसको राउंड की कमांड लगाई, योर आंसर विल बी, चूँकि 0.3 है तो योर आंसर विल बी 78। अब अगेन हमने ओरिजिनल रिजल्ट की तरफ जाना है, तो चूँकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, वी विल अप्लाई डिवीजन, और उससे हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 7.8। तो इससे हम किसी भी डेसिमल वैल्यूज़ को एक डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो जो टोटल कमांड बनेगी दैट विल बी, अगर हम इसे कंबाइन लिखें, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो एक ही लाइन में अगर आपने डेसिमल वाला लिखना है तो दैट विल बी ए ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, ओके जी, ये राउंड ऑफ हो गया, और देन उसके बाद डिवीजन बाय 10, तो ये आपको एक डेसिमल तक करेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस तक करें तो 100 से डिवाइड करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक करें 1000 से डिवाइड कर दें। तो यानी कि ये जो है 10th प्लेस 100 प्लेस का वाइस वर्सा, उसके अंदर हम इधर डिवीजन लगाते हैं, बाहर मल्टीप्लिकेशन, और डेसिमल के लिए फिर अंदर हमें मल्टीप्लाई और बाहर डिवीजन करना पड़ता है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपको स्टिल इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे कहा जाए कि भाई एक और बॉक्स है और जस्ट क्या है कि उसकी जो विड्थ है इट इज़ 22, नाउ फाइंड द एंगल अल्फा एंड फाइंड द एरिया, तो फिर कैसे करेंगे हम ये सवाल। बेशक हमने अभी बड़ा प्रिसाइजली और स्मॉल वे में किया है, लेकिन स्टिल हमें इसको नेविगेट करना पड़ा है कि भाई ए बी सी की वैल्यूज़ आ रही हैं, फाइन। उसके बाद हमने इतनी लंबी कमांड लिखी है जिससे हमने अल्फ़ा फाइंड आउट किया है और फिर उसको राउंड ऑफ किया है, देन उसके बाद हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट किए। लेकिन अगर पहली इनपुट ही चेंज हो जाए कि भाई विड्थ की वैल्यू जो है आप इसे, अब मुझे याद नहीं है मैंने पहले क्या बोला, लेट्स से विड्थ की वैल्यू है 23 तो 21 कर लेते हैं, तो फिर सारी कैलकुलेशंस हमें दोबारा करनी पड़ेंगी। अब हम कैसे कर सकते हैं, एक तो ये कि भाई कमांड हिस्ट्री है, भाई जाएं पीछे, जो आपने ए बी सी डिफाइन किया है उसे कर लें लाइक दिस, बल्कि एक हमने बड़ी कमांड भी लिखी हुई थी जिसमें एरर आया था, दिस वन। तो इधर जाके हम भी 21 करें, एंड देन अगेन यहाँ पर हमें पता है कि कॉमा लगाना है, विल कॉमा, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिखी थी कमांड दैट वाज दिस वन, इसका भी एलिप्सिस लगा लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा वो एरिया और पैरामीटर ये सारी चीज़ें मिल जाएं। ओके नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने ये पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है, और देन उसके बाद हमने एरिया, और ये हमारे पास सारे आंसर्स आ गए। दिस इज़ अ वेरी क्विक वे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि देखें यहाँ पर हमें सारी कमांड्स को इधर हिस्ट्री में ढूंढना पड़ा और देखना पड़ा कि भाई किस में एरर आया और किस में नहीं। व्हाट इफ़ के इससे पहले हमारे पास कुछ थोड़े बहुत एरर मज़ीद आ जाते हैं, तो ये बहुत एक टीडियस सा काम लग रहा है। और यहाँ पर सिर्फ अभी अल्लाह अल्लाह करके सिर्फ 4 कमांड्स हैं, 4 लाइंस हैं। कमांड्स तो चलें कोई 10 या 12 होंगी, हर दफ़ा ज़रूरी तो नहीं कि सवाल इतना ही हो सकता है कि आपका जो कमांड्स हैं वो 10 लाइनों में आ जाए। अब 10 लाइनें की कमांड हमें 4 में प्रॉब्लम हो रही, 4 लाइंस में हमें थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, और इसमें गलती के चांसेस भी हैं, और हमने सिर्फ अभी एक जगह चेंज किया है। व्हाट इफ़ के हमें 2 जगह पर चेंज करनी पड़े कि भाई वेट्स की वैल्यू है 21 है, चलें जिस दफ़ा लेंथ की वैल्यू हम 43 की बजाय कर लेते हैं 40, और BH की वैल्यू जो है वो 20 कर लेते हैं,
और अब जो है हमने अल्फ़ा नहीं फाइंड आउट करना, हमने बीटा फाइंड आउट करना। और हमने जो एरिया है वो हमने 10th प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं करना, हमने 100 प्लेस पे करना। और जो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने सिंपल राउंड ऑफ की है वो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो दैट मीन आई हैव टू राइट अगेन। कुछ चीज़ों में हम बैक पे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बैक पे जाके मुझे उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, और ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और साथ कन्फ्यूजन भी। जैसे अभी आप होगा जी लेंथ वैल्यू चेंज करने होगा जी, अगेन दोबारा पीछे गए, ओके वेयर वाज द कमांड। बेशक ये अभी तरतीब में ही, और हमने इसके सेंटर में भी कोई सवाल नहीं किया। दिस वाज द वैल्यू। तो चलें जी, लेंथ वाज, हाइट वाज 20, लेंथ वाज 40, ABC तो हमें फाइंड आउट करना ही है, फाइन। आगे चलें जी, अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा तो सबसे पहले हमने से बीटा बनाना, तो बीटा के लिए से फार्मूला बनाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी बीटा। अब इधर फार्मूला मुझे याद नहीं कि कैसे करना पड़ेगा, अगर तो आप एक्सपर्टीज़ हैं आपको फार्मूलाज में, तो फिर आपको याद रहेगा कि शुरू में ए माइनस जो है जो बीटा होता है तो उसी क्लास से माइनस उसकी वैल्यू होती है, और 2AC। लेकिन इस तरह लिखते हुए हो सकता है मैं यहाँ पर गलती से A लिख दूँ या B ही लिख दूँ, जो कि है गलती, तो फिर क्या होगा, तो गलत कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो इसलिए हमें बड़ा मुख्तात होना पड़ा कि AC, ओके फाइन। उसके बाद फिर इधर बीटा लिखेंगे और नियरेस्ट डिग्री, तो उसके बाद राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ में अल्फ़ा को कर रहा हूँ। अगर ये मैं भूल जाऊँ, ठीक है, जैसे हम एक जानबूझ के गलती करते हैं, भाई अल्फ़ा लिख दिया, बीटा लिख, ओके जी, ब्रैकेट। उसके बाद क्या था मुझे जल्दी में नहीं याद रहा, ठीक है कोई मसला नहीं। दैट वाज द पैरामीटर्स, ओके फाइन, पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद हमने एरिया को करना था 10th प्लेस पे, नहीं जी हमने अब 100 प्लेस पे करना है, तो दैट वाज 100। ओहो चलें 100 लिखा जा सकता है बजाय इंग्लिश में लिखने के, तो इट विल बी 100। इधर मैंने सही कर लिया, फाइन, एंड नाउ प्रेस एंटर। ओके जी भाई, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ABC की वैल्यूज़ आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा नियरेस्ट डिग्री भी आ गया, पैरामीटर आ गया, एरिया आ गया। लेकिन अगर हम पीछे कोड से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ अल्फ़ा, बीटा क्लास से कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो इससे एरर क्यों नहीं आया कि हमने पीछे एक अल्फ़ा का क्वेश्चन किया हुआ था, तो अल्फ़ा जो था वेरिएबल डिफाइन था। बेशक हमने यहाँ पर बीटा लिखा है, बीटा भी डिफाइन हो गया होगा, ले यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन जब हमने इधर अल्फ़ा की कॉलिंग एक तो ये मिस्टेक हो गई, और इस मिस्टेक का हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये गलतियाँ हो सकती हैं जब इतने ज़्यादा वेरिएबल हो, बंदा कहीं ना कहीं वैल्यू छूट जाती है। और जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रीवियस कोई क्वेश्चन हुआ है, या तो पहले वेरिएबल सारे के सारे आप बढ़ा दें, या वेरिएबल्स को पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन बंदा किस तरह करें, कितना कोई ध्यान रखे इन सारी चीज़ों का, कि भाई आपने वेरिएबल्स को भी डिलीट करना है, आपने हर लाइन को एक्सटेंसिवली पढ़ना है कि उसमें कोई गलती ना हो, और देन उसके बाद आपको आंसर्स भी इस तरह फिर देखने पड़ेंगे। और ये जो हमें ऊपर नीचे ये मूवमेंट करनी पड़ी, इसकी वजह से भी बाज़ गलतियाँ हो जाती हैं। तो बेशक आप फॉर्मेट कम्पैक्ट भी यूज़ कर लें, देयर आर स्टिल वेरी हाई चांसेस कि आपके मिस्टेक्स हो जाएं और आपको पता ना चले। और इसके अलावा द थर्ड थिंग इज़, मैं कोई सेकंड क्वेश्चन अभी करूँगा या मैंने पिछले क्वेश्चंस किए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपने पीछे जो ABCD वाला सवाल किया उसके अंदर B की वैल्यू चेंज करना है, तो आई हैव टू फाइंड कि भाई मैंने किधर लिखा हुआ है, किधर गई वो चीज़ें, और हिस्ट्री में मैं अप एंड अप अप एंड अप अप एंड अप करता जा रहा हूँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जैसे किधर गया, हाँ दिस वॉज 2004 बजे भाई मैंने कुछ किया है, ओके फाइन, दीज आर द XY, ओके AB वाला किधर चला गया, ओके जी आप गुम हो गया, फिर दोबारा लेटेस्ट से शुरू हो, पीछे जाते जाओ। दिस वाज द थिंग। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट वाला सवाल, और इसमें फिर हम जाएंगे फाइन 3.2 या -3.2 एंड सो ऑन, और फिर एंटर प्रेस करूँगा, फिर हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन इमेजिन कि मैंने अभी 3 सवाल किए और उसमें मुझे इतना प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको सारा शो किया,
व्हाट इफ़ के मैंने 10 सवाल किए और आई हैव टू गो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये बड़ा एक तरतीब का ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें उसमें ढूंढने में भी टाइम ज़ाया हो रहा है। तो देर आर टू इशूज़, द वन इज़ द एरर, कि अगर आपको लिखना पड़ा ज़्यादा कमांड जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी हैं, देर आर हाई चांसेस कि एरर हो जाए और आपको पता ना चले, जैसे अल्फ़ा वाला हो गया एरर। कुछ एरर तो मैट आप डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं तो ये मिस्टेक्स तो नहीं होंगे, ये ब्लंडर्स होंगे कि हम बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं और लिख रहे हैं अल्फ़ा, तो मैटलैब इसको डिटेक्ट नहीं करेगा पीछे अल्फ़ा लिखा हुआ। सेकंड कि अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं और आपने पहले क्वेश्चन पे दोबारा जाना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द कमांड विंडो, जाते जाओ और सवाल देखो पीछे किधर हो रहे हैं किधर नहीं। और अगर आपने कोई नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर लिया तो पिछला सेशन तो गया, फिर आपको कमांड विंडोज़ में जाना पड़ेगा। जैसे मैं ये मैटलैब बंद करता हूँ एंड आई स्टार्ट इट अगेन, तो कमांड विंडो तो सारी की सारी गायब हो गई, जो मुझे एक्सप्रेशन से जो आंसर्स आ रहे थे, एंड आई हैव टू गो थ्रू ऑल द कमांड्स। जैसे कि ये सामने आ गया, अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा और अब मुझे दोबारा पीछे कमांड्स पे दोबारा लिखना पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि एक ही कमांड तो मैंने लिखी नहीं। बेशक जी चलें, हम मल्टीपल कमांड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह मल्टीपल कमांड्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे किया। मल्टीपल कमांड्स के लिए हम ज़्यादातर शिफ्ट यूज़ करते हैं, शिफ्ट के साथ हम एरो की अप एंड डाउन करें तो ये मल्टीपल कमांड्स हमारे पास सिलेक्ट हो जाती हैं। आप दोबारा शिफ्ट दबा के ऊपर कर लेंगे, मल्टीपल कमांड्स ये ऊपर नीचे हो रही हैं। और जब आपने सेलेक्ट कर लिया, पुट द राइट और लेफ्ट एरो, प्रेस एंटर, दिस थिंग। फिर उसने कह दिया एरर यूजिंग अल्फा, टू मैनी आर्गूमेंट्स, कहीं पर कोई ना कोई मसला हुआ है। किधर गया अल्फा? हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि चूँकि मैंने मैटलैब को क्लोज किया है, पीछे वेरिएबल्स भी सारे के सारे गायब हो गए, तो उसने कहा जी भाई अल्फ़ा तो हमें पता ही नहीं क्या चीज़ है, अल्फ़ा को पहले डिफ़ाइन करें, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ाइन करें। तो जैसे ही आप एक मैटलैब का सेशन ख़त्म करते हैं, मैटलैब वर्कस्पेस जो वेरिएबल्स हैं वो भी गायब, कमांड विंडो भी गायब, सिर्फ कमांड हिस्ट्री रहेगी। तो इट्स अ वेरी टीडियस थिंग। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इतनी मुश्किल से प्रोग्राम बनाया है, इतनी मुश्किल से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको कोई सेव कर लिया जाए, ताकि कहीं पर कोई जैसे हम वर्ड में लिख लेते हैं तो फाइल सेव हो जाती है, तो कभी भी हमने इसको चेक करना हो, एडिटिंग करनी है तो छोटी मोटी एडिटिंग कर लेते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ता। और जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को ही तो चेंज करके देखते हैं कि रिजल्ट पे क्या अफेक्ट आ रहा है। इमेजिन कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तकरीबन 16 लाइन का कोड बना लें और उसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके देखना चाह रहे हैं, और बैटरी का प्रॉब्लम हो गया, लाइट चलेगी, वट एवर, टाइम खत्म हो गया, ओके फाइन, हम उसे नेक्स्ट डे करना चाहते हैं, तो आई हैव टू राइट ऑल द कमांड्स। ये तो एक पागलों वाला काम होगा। तो मैटलैब जितना यूज़र फ्रेंडली है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कोप कर सकता है। और मैंने आपको फर्स्ट ऐसे बताया था कि कमांड विंडोज है, ये बेसिक एक छोटी कमांड्स के लिए होता है, यू कैन से कि एज ए कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये बड़ी कोडिंग के लिए नहीं होता, यू हैव टू राइट ऑन अदर थिंग्स। तो मैं इस सारी कोडिंग को कॉपी करता हूँ और अब बताता हूँ कि इसको किसी फाइल में सेव किया जा सकता है कि नहीं। तो अगर आपको पहले दिन का इंट्रोडक्शन याद हो, वी आर गोइंग ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट फाइल हम ओपन कर सकते हैं। और उस दिन शायद ये प्लस वाला निशान रह गया था, तो मैं इसको बता देता हूँ। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो ये जो आमतौर पर यूज़ होता है वो भी लिखा हुआ है स्क्रिप्ट फाइल, जिसके अंदर हम कोडिंग लिख सकते हैं। लाइव स्क्रिप्ट वो एक ही चीज़ होगी, ऑनलाइन के लिए वो। फंक्शन फाइल जो आके हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फंक्शन का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट इसके अंदर लिखा होगा, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज़। और फिर आके ये नेक्स्ट चीज़ें आती हैं एडवांस लेवल की, आपने प्रोजेक्ट करना है तो मल्टीपल चीज़ों को आपने मिक्सचर करना है। फिगर आपने कोई ओपन करनी है विंडो, तो आप इधर से फिगर विंडो ओपन करके उसमें फिगर भी बना सकते हैं। और फिर ये आगे ऐप्स वगैरह, हमारी जो काम की चीज़ें जो हमसे रिलेटेड, इज स्क्रिप्ट फाइल, फंक्शन फाइल एंड फिगर। तो जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो इधर लिखा हुआ है कि भाई स्क्रिप्ट फाइल ही ज़्यादातर यूज़ होती है, तो ये बाहर एक ऑप्शन शॉर्टकट दिया गया। आपने फंक्शन फाइल्स ओपन करनी तो आप इधर से कर सकते हैं। तो ना गो फॉर स्क्रिप्ट फाइल, और अब इसके अंदर मैं एक
कोड जो है पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है आपको ये एलिप्सिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कमांड विंडो में होती है। हाँ, कॉमास और ब्रैकेट्स का ध्यान, वो सेमीकोलंस का ध्यान रखना है। अभी जो फाइल है इट्स लाइक एडिटर, जिस तरह आपको एक न्यू वर्ड की फाइल ओपन करते हैं या इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नोटपैड ओपन करते हैं, इट्स लाइक द सेम थिंग। और इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। ऊपर अभी लिख देखें तो यहाँ पर अनटाइटल्ड आ रहा है। अब मैं इसकी थोड़ी सी हालत सही कर लेता हूँ। तो दैट इज़, इधर एंटर प्रेस कर दें तो ए इज़ इक्वल टू दिस वन। अभी कुछ लाइंस आ रही हैं, हाईलाइट्स हुए हैं, वो आपको बता रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर कुछ ना कुछ मसला है। तो मैं यहाँ पर नीचे इस तरह कर लेता हूँ, दैट्स इट, फाइन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एरर क्या दे रहा है भाई, इसे ज़रा पकड़ें एरर को। आप इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर रखें तो लिखा टर्मिनेट स्टेटमेंट विद सेमीकोलन टू सप्रेस आउटपुट, कि भाई आपने इधर सेमीकोलन नहीं लगाया, ये वाला आंसर उधर शो होगा, तो आप इसे सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एरर्स आ रहे हैं। तो बजाय कि आप इधर कर्सर को थोड़ी देर रखें, आप जाओगे आपके एरर्स हैं वो इधर लाइंस आ जाएंगी। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस, देर आर रेड लाइंस एंड देर आर ऑरेंज, आप इसे कह लें या येलो कह लें, मुझे तो ये ऑरेंज ही लग रही हैं। ये है कि अगर आप करेंगे तो फाइन, नहीं करेंगे तो कोई मसले वाली बात इतनी नहीं है। और यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रहा है कि यार फिक्स कर लो। तो जैसे मैंने फिक्स किया ऑटोमेटिकली देखें तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दी। तो मैंने देखें इतनी आपको आसानी दे रहा है कि भाई ये सोल्यूशन है, आप ये करना चाहते हैं या नहीं। जबकि बाकी सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो हमने बेसिक चीज़ें यूज़ की, C++ हो गया, फोर्ट्रान, उनमें ये चीज़ें नहीं होती, हैव टू राइट ईच एंड एवरी डिटेल। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कि इधर थोड़ा सा पहले बताएं कि भाई ये वेरिएबल्स हैं क्या और ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या इसमें डिटेल्स हो रही हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट्स लिख लेते हैं, इट इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग कि इन दिस क्वेश्चन we are finding the values of angle of a triangle inscribed, यानी कि उसको हमने अंदर फिट किया हुआ है in a box having length is equal to whatever the having length values. So having length as a, बल्कि इसकी हम डिटेल नीचे लेते हैं, in a box and also the perimeter of a triangle, ठीक है, to the nearest the perimeter of a triangle, so आप देख लेते हैं कि to the nearest degree, that was nearest 10th of a centimeter I think, हाँ, nearest 10th of a centimeter। और उसके बाद दिस इज़ अ क्वेश्चन, अगर आप एक बुक से एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन राइट कि जी भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 है, व्हाटएवर, ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो मज़ीद डिटेल्स हैं कि वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो यू कैन राइट वेरिएबल्स, और यहाँ पर हम सारा डिटेल लिख सकते हैं कि जी बॉक्स विड्थ इज इक्वल टू VW, और कमेंट्स के अंदर आप स्पेसेस वगैरह पुट कर सकते हैं, चूँकि मैटलैब क्या कंपाइलर ने इसे रीड नहीं करना, ये जस्ट ह्यूमंस के लिए कि जब वो नेक्स्ट टाइम फाइल ओपन करें तो थोड़ा बहुत इनसाइड पता चल जाए कि भाई ये कमांड, ये जो कोड लिखे हैं ये किसके बारे में। तो यू कैन राइट बॉक्स विड्थ VW, तो इसे आप बिल्कुल ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे आप वर्ड में लिख रहे हैं। एंड बॉक्स हाइट इज इक्वल टू BH, एंड बॉक्स क्या रहेगा लेंथ इज इक्वल टू BL। उसके बाद व्हाट इज ABC, तो A is equal to side of a triangle opposite to vertex A, और चूंकि अब 2 लाइनों में चला गया तो इसे बेशक आप एंटर करके आगे ले जाएं। और जैसे देखें मैंने परसेंटेज हटाई है, यहाँ पर डिफरेंट वो रंग बिरंगी चीज़ें आ गई हैं कि भाई ये तो आप गलत लिख रहे हैं, तो आप इसे पीछे कर लें। सिमिलरली आप B के बारे में बता सकते हैं, चूँकि सेम ही लाइन है, कॉपी पेस्ट वाला काम सही रहेगा, और उसमें तो हम सारे ही तेज़ हैं कॉपी पेस्ट में। तो दिस इज़
बी। अब आप कह रहे होंगे यार इतना तो हमने कोड नहीं लिखा जितनी हम उसके ये जो है कमेंट्स लिख रहे हैं। तो बेसिक थिंग इज़ कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमें अभी याद रहेगा कि भाई आप हमें ट्राइंगल का वाला काम है, लेकिन जैसे कि आप उसे 2-4 दिनों के बाद या हफ्ते बाद करेंगे ये आपके जैसे निकल गया होगा। तो यू हैव टू रिकॉल। तो तब आप बजाय नोट्स ढूंढें या कोई बुक ढूंढें तो भाई वो कौन सा सवाल था, कौन सी चीज़ थी, आपने अगर सारी डिटेल लिखी होगी इधर तो आपको उसको प्रोग्राम को पढ़ते हुए चाहे साल बाद भी आप पढ़ें आपको मसला नहीं होगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम लिखें उसकी जो कमेंट्स हैं उसकी डिटेल्स हैं कहानी से डिटेल से लिखें, ताकि फिर आपको जब भी इस क्वेश्चन को देखना पड़े आपको उसको मसला ना बने। और हो सकता है आप एक ही सवाल में 10-15 सवाल एक ही दिन में 10-15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर भी ये आपकी स्किप हो जाएगा 2-4 दिनों बाद। तो कोडिंग का जो असूल होता है कि सबसे पहले कोड है किसके बारे में इसको आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताना। ओके जी, आपने फाइंड आउट क्या करना है अल्फ़ा। तो दिस विल बी द, बेशक मैथमेटिशियन हमें पता है ABC क्या है, लेकिन बहुत कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट या जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ना हो उसके लिए तो ABC इज जस्ट नंबर्स। तो उसे बताना पड़ेगा भाई ये साइड्स हैं, ये अल्फ़ा इज एंगल ऑफ वर्टेक्स A एंड सो ऑन। चलें बाकी डिटेल्स आप लिख लीजिएगा कि चलें P इज इक्वल टू perimeter of a triangle and which is equal to, आप साथ फार्मूला भी लिख सकते हैं कि भाई आपको याद रहे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड दीज ऑल थिंग्स यू कैन राइट। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं हम कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने पहले, ठीक है, आप बॉक्स के बारे में लिख लिया, ओके फाइन। तो बेशक आप इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे सकते हैं कि बॉक्स डायमेंशंस, फाइन। उसके बाद अब आगे नेक्स्ट क्या प्रोसेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो कमेंट्स जो हैं आप कोड्स की लाइंस के सेंटर में भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। इधर आप लिख सकते हैं कैलकुलेटिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दिस इज स्टेप 1। मैटलैब जो लाइन बाय लाइन पढ़ता है तो वो सबसे पहले जिधर भी पहले परसेंटेज लगा उसको इग्नोर करेगा, और जो बगैर परसेंटेज वाली कमांड जो पड़े सबसे पहले 14 पे जाएगा। VWB BL और BH को एग्जीक्यूट करेगा, उनकी मेमोरी लोकेशन पे से स्टोर करेगा, और उसके बाद सीधा 15 को स्किप करेगा एंड देन 16, 17, 18। और सिमिलरली यू कैन राइट कमेंट्स राइट आफ्टर द या बिफोर द, राइट आफ्टर द कमांड। बिफोर द कमांड लिखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे बीटा, तो ये तो सारे का सारा ही कमेंट बन जाएगा, तो कमांड जो है वो भी हमारी कमेंट में चली जाएगी। तो आप इससे आगे फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ वर्टेक्स B। तो ये 2-3 स्टाइल हैं कि स्टार्ट में तो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और ड्यूरिंग कोडिंग भी आप अगर डिफरेंट स्टेजेस हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज इट, और ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं इधर, फाइन। इसको बेशक आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसको सबसे पहले जब रन करना, और अगर आप ऊपर देखें तो दिस इज एडिटर विंडो, और एडिटर विंडो के सारी चीज़ें हमारे पास सामने ओपन हो गई हैं। तो भैया आपने न्यू फाइल मज़ीद ओपन करनी है, स्क्रिप्ट फाइल तो आप ओपन कर सकते हैं, जिस तरह वेब ब्राउज़र है उसके टैब्स इधर ओपन होते जाते हैं, इधर भी आपके पास फाइलिंग ओपन होती जाएगी। बारह अभी ज़रूरत नहीं, मैंने जस्ट आपको वैसे बता दिया। यू कैन प्रेस सेव, ठीक है। और साथ ही अगर आप देखें तो कंट्रोल एस आ रहा है, तो जितना वर्ड की शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो आप जैसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, जो करंट फोल्डर वाला एड्रेस है वही ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, और साथ आगे .m लिखा हो, ये .m क्या चीज़ है। तो जिस तरह PDF फाइल्स होती हैं तो उनकी फाइल्स के नेम के बाद .pdf लिखा होता है, तो मीन उसकी एक्सटेंशन होती है। वर्ड की फाइल है तो docx लिखा होगा। जिस तरह मैटलैब की जितनी फाइल्स होंगी दैट विल बी .m, जो मैटलैब की एक्सटेंशन है इट इज़ .m। तो ये यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ओके जी, तो अब हमने प्रोग्राम के बारे में लिखना है कि भाई फाइल का नेम क्या होना चाहिए। तो
हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द अल्फा या एंगल एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इधर मैं लिखूँगा, चलें, और जो फाइल का नेम हम लिख रहे हैं इसके अंदर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि वेरिएबल का नाम वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल ने लिखा एंगल, और प्लस जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर, चूँकि मैं स्पेस तो अब लगा नहीं सकता, ट्रायंगल। तो एंगल और बल्कि यहाँ पर लिखना चाहिए एंड। तो अगर मैं स्पेस नहीं लगाता तो इस तरह से पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर लगाते जाएं और फाइल का नाम लिखते जाएं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नंबर है, यू कैन राइट क्वेश्चन और वट एवर द नंबर इज, क्वेश्चन नंबर 14। जैसे मैंने इस बुक का ओपन किया तो आप इसे सेव करें। ओके जी, सेव हो जाएगा। आपको लेफ्ट साइड पे ये नज़र आ रहा है, एंगल एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आपने इसे चलाना है तो यू हैव टू रन। इधर आप रन करें और देयर विल बी मल्टीपल ऑफ एरर्स। तो वो हम देख लेते हैं कि भाई एरर क्यों है। द स्टाइल इज कि आप एडिटर विंडो को ख़त्म भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उसने कह दी एरर यूजिंग अल्फ़ा, वही अल्फ़ा वाला एरर आ गया। तो वो हम चलते हैं दोबारा, हाँ जी, तो बीटा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं इसमें इसमें तो कोई मसला नहीं है। और प्लस जो है बार बार पता नहीं क्यों हमसे गलती हो रही है, मैं चलो इसमें एडिटिंग करता हूँ। ओके फाइन, दिस वाज बीटा, तो यहाँ पर बीटा ही लिखें। नीचे एरिया वाली गलती हो रही थी, एरिया को भी ए लिख लेते हैं और इधर भी ए लिख लेते हैं। तो अब ये देखें एडिटर फाइल के अंदर मुझे कितना इजी है कैलकुलेशंस करनी। मैंने जस्ट जो मेरी गलतियाँ थी उन्हीं को ठीक किया, मुझे बाकियों को देखना भी नहीं पड़ा। और आपसे दोबारा रन कर लेते हैं। ओके जी, अगेन क्या रन हुआ, एरर यूजिंग एरिया। तो एरिया जो है इधर देखें, हमने इधर तो स्मॉल ए कर लिया, इधर कैपिटल ए नहीं की, तो यहाँ पर कैपिटल ए था, हालांकि मैंने स्मॉल ही किया था। चलो, तो दिस इज इट। मैंने अगेन मिस्टेक की, अगेन मैं जो रिस्पेक्टिव लाइन है उधर चला गया, यहाँ पर उसने समझा कि एरिया इज अ फार्मूला, जो कि बैक एंड पे हम ये कमांड है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये थोड़ा सा मसला ये भी हो रहा है, तो इसलिए हमें पता चल गया बिल्ट इन फंक्शन है। ओके फाइन, एरिया और हम अंडरस्कोर लगा लेते हैं ट्रायंगल, कोई मसला नहीं। तो अब ये पीछे बिल्ट इन फंक्शन नहीं होगा, तो एरिया अंडरस्कोर ट्रायंगल। लेकिन मिस्टेक क्या आई थी कि उधर कैपिटल एरिया था, इधर हमने स्मॉल लिखा हुआ। अगेन मैंने कैलकुलेशन एडिटिंग की है, लेकिन मैंने बाकी सारे फार्मूले को चेंज नहीं किया। फिर अगेन बिस्मिल्लाह पढ़ के रन करते हैं, अब कोई एरर नहीं है, और बल्कि एडिटर विंडो को हम क्लोज ही कर लेते हैं। तो दिस इज योर आंसर। अब मज़ीद चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो क्लियर ऑल, मैंने वेरिएबल्स भी डाल दिए, मैंने कमांड विंडो भी ख़त्म कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कि वो भाई जो मैंने ट्रायंगल वाला सवाल किया था वो दोबारा करूँ, और कमांड विंडो से कैसे रन कर सकते हैं जब एक सवाल हमने सही लिख दिया और विदाउट ओपनिंग मैं करना चाह रहा हूँ। तो एक तो चीज़ है कि करंट फोल्डर पे जाएं, इधर से राइट क्लिक करें इसके ऊपर, यू कैन रन, यू विल गेट द आंसर्स। ओके जी, नेक्स्ट इज आप कमांड विंडो से भी लिख सकते हैं, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल, एंगल एंड अंडरस्कोर एरिया एंड अंडरस्कोर ऑफ ए ट्रायंगल अंडरस्कोर क्वेश्चन। और बहुत लंबा नाम लिख लिया मैंने, 14, प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन कमांड विंडो से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ही जाकर राइट क्लिक करने का। जस्ट सिंपल सीन क्या है, डबल क्लिक और आपके पास क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, आप इसे आराम से देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली फाइल थोड़ी सी बड़ी हो तो यू कैन प्रेस द राइट क्लिक, अनडॉक, अनडॉक में ये आपके पास एक पूरी विंडो अलग से ओपन हो जाएगी। चलिए, तो आप इसे आराम से पढ़ते रहें, क्योंकि हमारा काम है कि इसको चेकिंग करके उसके बाद रन करना, और उसके ऊपर टैब्स वगैरह वैसे ही रहेंगे। तो एक तो ये कि आपने फाइल लिख ली, और सबसे पहला काम जो होता है फर्स्ट थिंग, तो मुझे बार बार
जब भी मैं फाइल रन करता हूँ मुझे CLC क्लियर ऑल करना पड़ता है, तो आप इधर ही क्लियर ऑल लिख दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो इससे पहले जितने भी जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी जो चीज़ें वर्क स्पेस के अंदर स्टॉक हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो चांसेस हैं कि से अल्फ़ा बीटा वाला जो गलती हुई थी, कि हो सकता है पीछे अल्फ़ा डिफाइन हो रहा, हमने तो गलती से अल्फ़ा लिखा हो, तो वो वाली मिस्टेक ना हो। हमारा मैटलैब जो है वो एरर दे देगा, भाई अल्फ़ा तो डिफाइन ही नहीं है। अब आप इसके अंदर जो मर्जी चेंजेस करना चाहते हैं यू कैन चेंज। अब मुझे सवाल कहा जाता है कि भाई नहीं विड्थ जो है वो 19 है, भाई 19 है तो ये ले 19 की रन कर ली, आई गॉट द आंसर। और बेशक आप इसे साथ CLC भी कर लें, उससे पहले जो भी लिखा हुआ है वो भी गायब हो जाए कमांड विंडो से भी, तो दोनों चीज़ें होगी। क्योंकि अभी जो है इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मेरे ख्याल से पीछे पैरामीटर वाला सवाल अभी हुआ, हाँ देखा ये आ रहा है दोबारा, तो मुझे कर्सर से पता चला था कि भाई ये वाला सवाल तो ये वाला लेटेस्ट है। तो इस मसले से भी हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब हमें कहा जाता है भाई BH की वैल्यू 21 है, आप इसे करो, और भाई बीटा नहीं फाइंड आउट करना, यू हैव टू फाइंड अल्फ़ा, तो कोई मसला नहीं, मैं इधर कमेंट कर लूँगा इससे कि भाई जब बीटा फाइंड आउट करना हो यू कैन फाइंड बीटा, और जब अल्फ़ा फाइंड आउट करना हो तो उसका आप फार्मूला बना लें, अल्फ़ा इज इक्वल टू, बल्कि इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। दिस इज़ इट, और चूँकि अल्फ़ा है तो यहाँ पर A आ जाएगा, एंड यू कैन राइट B है एंड AB, और इधर जो है हम अल्फ़ा लिख लेते हैं। वी कैन चेक कि अल्फ़ा इधर सेम स्पेलिंग है। अब एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर हम कॉमा ना लगाएं फिर क्या होगा, वो कमांड विंडो वाला आंसर जो है वो एरर आएगा कि नहीं। तो दिस इज़ इट, एडिटर फाइल में जब आप लिखते हैं तो फिर कमांड विंडो वाला एरर भी नहीं आता, कि उसे पता है कि भाई नेक्स्ट लाइन है, तो इसका मतलब है कि नई चीज़ ही लिखी है, इसको आपने प्रीवियस वन से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ से आप कॉमास वगैरह भी हटा सकते हैं, और अगर आप इसे सप्रेस करना चाहते हैं कि इसका आंसर ना शो तो फिर सेमीकोलन लगा लें। तो ये देखें मैं आप दोबारा रन कर रहा हूँ, आई गॉट द आंसर, वरना एरर आ जाना था। लेकिन कमांड विंडो में आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये एडिटर फाइल है, ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। देखें हम कितना ईजिली मैनेज कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो होप सो आपको ये फ़ाइल की समझ आ गई होगी। बाकी जो इसके ऑप्शन है आप सेव कर लें, बाकी जो ऑप्शन है इंशाल्लाह हम साथ साथ जैसे जैसे हम इसे करते हैं तो वो हम इसको देख लेंगे। बाकी ये चलें, चलते चलते रन कमांड नज़र आ गई, इसे भी करते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी डिटेल बता देगा कि आपका प्रोग्राम रन होने में कितना टाइम लगा। तो